हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी। आई एम भावना पाटीदार हियर एंड फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था के कॉन्सेप्ट फ्रॉम बिगनिंग ऑनवर्ड्स। और उसी सीरीज में हम चार्टर एक्ट पढ़ रहे थे। हमने पिछले वीडियो में चार्टर एक्ट 1813 यानी कि 1813 पढ़ लिया था, लेकिन अचानक मुझे वीडियो वहीं पे पॉज करना पड़ा और चार्टर एक्ट 1833 आज हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वीडियो कंटिन्यू करने के पहले आप हमारे चैनल यानी कि सीएससी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस जैसे ही अपलोड हो वैसे ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी से कहती है कि अब आप भारत में व्यापार नहीं करेंगे, और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिश सरकार कंपनी से चाहती है कि वह केवल भारत में राजनीतिक व्यवस्था को देखें। ठीक है, इसलिए व्यापार का अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन में है, वह खुद भारत में आके शासन नहीं कर सकती, इसलिए वह कंपनी को यह उत्तरदायित्व प्रदान करते हैं कि ऑन देयर बिहाफ, उनकी तरफ से अब भारत में शासन कौन करेगा? कंपनी। और इसीलिए कंपनी के अधिकार को उन्होंने समाप्त कर दिए। अब 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल हो गया है। और गवर्नर जनरल भारत का प्रथम कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियां भी प्रदान की गई। क्योंकि गवर्नर जनरल अब संपूर्ण भारत का हो गया, इसलिए उन्हें नागरिक तथा सैन्य शक्तियां प्रदान की गई कि आप सारे रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, कानून बना सकते हैं। मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया। यह तो होना ही था, क्योंकि चूंकि अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया है और उसे सारी संपूर्ण सैन्य तथा नागरिक शक्तियां भी प्रदान की गई। ऐसे में अब पावर और किसी के पास नहीं रह सकता। और क्या हुआ कि मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एक अधिकार प्रदान किया गया। और क्या कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है भारत के, वही संपूर्ण भारत के लिए लॉज बनाएंगे। ठीक है, अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य होते थे, किंतु विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया। अब क्या होता था कि अभी तक अपने अपने अलग अलग प्रांत के अलग गवर्नर होते थे। ठीक है, अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया है। अब संपूर्ण भारत के लिए उसे लॉज बनाने हैं, तो क्या उसे विधिक परामर्श की जरूरत नहीं होगी। और इसीलिए विधिक परामर्श हेतु एक विधि सदस्य के रूप में 4th मेंबर की एंट्री करवाई गवर्नर जनरल की परिषद में। इसी प्रकार अब गवर्नर जनरल की परिषद में कुल कितने सदस्य हो गए? 4। अब गवर्नर जनरल के परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। क्योंकि अब गवर्नर जनरल के पास सारे अधिकार है, सैन्य, नागरिक, सब कुछ। अब क्या कहा कि आप पूरे देश के लिए एक ही बजट बनाओ। तो एक बजट का प्रस्ताव कब आया? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया व इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। पहले क्या किया कि एक विधि सदस्य को इंक्लूड किया परिषद में, लेकिन उससे बात नहीं बनी। और फिर क्या कहा कि नहीं, विधि बनाने के लिए एक अलग से आयोग का गठन करते हैं ताकि वह अच्छे से परामर्श दे सके। और फिर एक चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा विधि आयोग का गठन होता है, जिसकी की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकॉले ने। ठीक है, तो लॉर्ड मैकॉले विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। अब 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश शासन कहता है कि ठीक है, हम जो सिविल सेवक होते हैं उनकी भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता, ओपन कंपटीशन आयोजित करवाएंगे। लेकिन यह सिर्फ एक प्रस्ताव था, एक प्रयास था, एक विचार था। इसे मूर्त रूप नहीं दिया गया। ठीक है, अभी ऐसा किया कुछ नहीं गया। उन्होंने भारतीयों के दिमाग में यह बात डाल दी कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं आपके लिए कि जो कुछ भी जो कोई भी एबल हो वो इस एग्जाम में बैठ सकता है, कॉम्पीट कर सकता है और सिविल सेवक यानी कि सिविल सर्वेंट बन सकता है। और यह बात कब की है? चार्टर एक्ट 1833 की। बट
फिर क्या होता है कि चार्टर एक्ट आता है 1853 और पूरे 20 साल बाद यह सिविल सेवकों हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन होता है। तो 20 साल हमें इस उलझन में रखे रखते हैं कि ठीक है, हमने विचार हमारे दिमाग में डाल दिया था कि आपके लिए ओपन कंपटीशन होगा और यू कैन कॉम्पिट। ऐसा कुछ नहीं होता और इसमें 20 साल निकाल देते हैं, तो पूरे 20 इयर्स। लेकिन उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 आता है, जिसमें कि ठीक है, आप बोलते कि अब बहुत हो गया है। इंडियंस ने भी प्रोटेस्ट किया कि नहीं, अब हमें चाहिए। फिर इन्होंने प्रस्ताव लाए कि ठीक है, वो ओपन कंपटीशन होगा और सभी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अभी तक क्या होता था कि जो सिविल सेवक होते थे वह ब्रिटेन से आते थे, उनमें कोई इंडियन नहीं होता था। लेकिन चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा बोला कि अब इंडियंस भी इसमें कॉम्पीट कर सकते हैं। तो यह चार्टर एक्ट 1833 था। 1853 किस लिए लाया गया था? विधायिका को सशक्त बनाने के लिए तथा उसके विस्तार में सहयोग देने के लिए। हमने देखा कि विधि आयोग का गठन हुआ था 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। मतलब कि अब एक पूरी विधायिका काम कर रही है पूरे देश के लिए विधि निर्माण का। अब उस विधायिका को चूंकि इतने बड़े देश के लिए विधि बनानी है, तो उसका सशक्त होना बहुत जरूरी है और उसी को सहयोग देने के लिए चार्टर अधिनियम 1853 लाया गया। आप याद रखिएगा कि चार्टर एक्ट 20 इयर्स के डिफरेंस पे आए थे। फर्स्ट चार्टर एक्ट 1813, देन सेकंड 1833, देन थर्ड 1853, आफ्टर 20 इयर्स गैप। ओके, नाउ द कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया। पहली बार सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो पहली बार कब प्रावधान किया गया? चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकॉले समिति की नियुक्ति की गई। तो हमने देखा था कि विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकॉले ने। सेम लॉर्ड मैकॉले ने सिविल सेवा जो समिति थी उसकी भी अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1854 में। ओके, पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। चूंकि विधायिका थी और वह दोनों कार्य देख रही थी, विधायी और उसके साथ साथ प्रशासनिक कार्य भी, विधि निर्माण करना भी और उसे देश में लागू करवाना, दोनों काम कौन देख रहा था? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि अब ये दोनों कार्य दो अलग अलग बॉडीज देखेगी। लेकिन इसमें यह एक बात आप ध्यान रखें कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद वही होते थे, कुछ मेंबर्स का डिफरेंस था। जब वह विधायिका का कार्य करते थे तो उन्हें विधायिका बोल देते थे, विधि निर्माण का कार्य करते थे तब उन्हें विधायिका बोल देते थे। लेकिन जब प्रशासनिक कार्य करते थे तब उसी गवर्नर जनरल और उसी परिषद को एक अलग बॉडी के नाम से जाना जाता था। गवर्नर जनरल की परिषद में जब वह विधायिका के रूप में कार्यरत हो, 6 नए सदस्य की वृद्धि की गई, जिससे विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या बढ़कर 12 हो गई। तो जब विधायिका का काम करेगी तो उसमें 6 नए सदस्य, पुराने 6 तो रहेंगे, बाकी उसके अलावा 6 नए की एंट्री भी कर दी गई। ठीक है, तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसके तहत भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। इससे परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। अब लघु संसद क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि विधान परिषद, और विधान परिषद क्या? विधान अर्थात विधि, और विधान परिषद क्या कर रही है? विधि मतलब कि कानून, नियम या लॉज का निर्माण कर रही है। और संसद भी क्या काम करती है? हमारे लिए कानून बनाती है, नियम बनाती है, जिससे कि पूरा देश सुचारू रूप से संचालित होता है। इसलिए विधान परिषद को आगे चलकर क्या कहा गया? लघु परिषद। इसके निदेशक मंडल के सदस्य की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। कब? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। कार्यकारिणी परिषद के विधि सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब हमने देखा था कि विधि सदस्य को एंट्री दी गई थी गवर्नर जनरल की परिषद में, लेकिन इस 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया कि लाइक ये सदस्य परमानेंट है। ओके, विधि ऐसा नहीं कि जब जरूरत पड़ी तो उस सदस्य को बुला लिया, जब नहीं जरूरत है तो आउट कर दिया। नहीं, अब पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया विधि सदस्य को। कब? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये था कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास भारत में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश शासन, क्राउन के अधीन संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से अधिनियम आए थे, कौन कौन से एक्ट आए थे, हम देखेंगे।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो नीचे वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही सीएससी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप आपके पर्सनल नोट्स बनाएं। आप वीडियो से पहले कॉन्सेप्ट समझे, देन खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से और भी क्लियर होंगे और लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में रिटेन रहेंगे। तो फ्रेंड्स पीडीएफ को ना लेकर आप स्वयं के खुद के नोट्स बनाएं और उनसे पढ़ें। तब तक के लिए कीप विजिटिंग सीएससी एंड थैंक यू वेरी मच।